सन्नाटा सबसे बड़ा झूठ है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जंगल में अकेले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ अंधेरे में कोई है जो हमारी सांसों की गिनती कर रहा है। आज की कहानियाँ उस डर के बारे में हैं जहाँ ठंड सिर्फ शरीर नहीं जमाती बल्कि आत्मा को निचोड़ लेती है। वो जगह जहाँ आपकी अपनी ही आवाज़ आपके खिलाफ हथियार बन जाती है और जहाँ इंसान की भूख जानवर से भी बदतर हो जाती है। अपनी कुर्सियों को जकड़ लीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि इन कहानियों में शिकार शायद आप ही हैं। संभल कर रहिए। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर और ये है विंडिगोस के साथ घटी 3 सच्ची घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। द एंडलेस विंटर ऑफ विस्परिंग पाइन्स। ठंड के बारे में एक बात है जो शहर के लोग नहीं समझते। शहर में ठंड सिर्फ एक असुविधा है। आप जैकेट पहनते हैं, हीटर चलाते हैं और कॉफी पीते हैं, लेकिन यहाँ उत्तरी मिनेसोटा के बाउंड्री वाटर्स के घने जंगलों में ठंड एक जीवित प्राणी है। ये धैर्यवान है। यह इंतजार करती है कि आप एक गलती करें, माचिस गीली कर दें, रास्ता भूल जाएं या बस थोड़ी सी देर के लिए सो जाएं, और फिर ये आपके अंदर घुस जाती है और आपकी गर्मी को ऐसे पी जाती है जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। मेरा नाम है विक्रम सिंह। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ सर्च एंड रेस्क्यू का रेंजर हूँ। मैंने बर्फीले तूफानों में खोए हुए शिकारियों को ढूंढा है, जमी हुई झीलों से शव निकाले हैं और ऐसी हाइकर्स को बचाया है जो अपनी क्षमता से ज़्यादा दूर निकल गए थे। लेकिन जो केस मुझे जनवरी 1998 में मिला था, उसने मुझे रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया। ये शुक्रवार की सुबह थी। मुझे हेडक्वार्टर से कॉल आया। 4 कॉलेज के छात्र, 3 लड़के और 1 लड़की विंटर कैंपिंग के लिए गए थे। वो खुद को सर्वाइवलिस्ट मानते थे। उनके पास महंगे गियर थे, जीपीएस था और जोश था, लेकिन उन्हें वापस आए 3 दिन हो चुके थे और एक पोलर वोर्टेक्स हमारी तरफ बढ़ रहा था। तापमान -40 डिग्री तक गिरने वाला था। मेरा काम था उन्हें तूफान आने से पहले ढूंढना। मैं अपनी स्नोमोबाइल और स्लेड डॉग के साथ नहीं गया। वो इलाका बहुत घना था। मुझे स्नो शूज पहनकर पैदल जाना पड़ा। जंगल में घुसते ही मुझे कुछ अजीब लगा। यहाँ पर जरूरत से ज्यादा शांति थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। सर्दियों में जंगल शांत होता है, लेकिन इतना शांत कभी नहीं होता। आमतौर पर आपको हवा की सरसराहट, पेड़ों के चटकने की आवाज या दूर कहीं किसी कौवे की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आज जंगल पूरी तरह से मरा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे हर प्राणी, गिलहरी, खरगोश, हिरन, यहाँ तक कि कीड़े भी इसी इलाके को छोड़कर भाग गए हों। बर्फ पर कोई ताज़ा पंजों के निशान नहीं थे, सिर्फ मेरे बूट्स की आवाज़ थी। क्रंच क्रंच क्रंच। दोपहर के 2 बजे तक मैंने उनका पहला निशान ढूंढ लिया। एक नारंगी रंग का स्कार्फ जो एक झाड़ी में फंसा हुआ था। मैं उसके पास गया। स्कार्फ पर कुछ जमा हुआ था। ये खून था, लेकिन ये लाल नहीं था, ये काला पड़ चुका था। और अजीब बात ये थी कि खून के धब्बे के आसपास की बर्फ पिघली हुई नहीं थी। खून गर्म होता, उसे बर्फ को थोड़ा पिघलना चाहिए था, लेकिन ये खून जैसे गिरते ही पत्थर बन गया था। मैंने आगे देखा। बर्फ पर घसीटने के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को खींचा गया हो। मैं निशानों का पीछा करने लगा। जैसे जैसे मैं गहराई में जा रहा था, मुझे एक बदबू आने लगी। ठंड में गंध जम जाती है। -20 डिग्रीज में आपको कुछ भी सूंघना नहीं चाहिए, लेकिन ये गंध इतनी तेज और तीखी थी कि मेरे स्कार्फ के आर पार आ रही थी। ये सड़े हुए मांस की गंध नहीं थी, ये तांबे और ओजोन की गंध थी, जैसे खून और बिजली का मिश्रण हो। करीब 1 मील चलने के बाद मुझे उनका कैंप साइट मिला, या जो कुछ भी उसका बचा था। यहाँ पर 2 टेंट थे जो दोनों फटे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें चाकुओं से नहीं बल्कि विशालकाय पंजों से फाड़ा हो।
कपड़े, स्लीपिंग बैग्स और खाना, डिब्बाबंद बीन्स, एनर्जी बार्स सब बर्फ में बिखरे पड़े थे। हैरानी की बात ये थी कि खाना अछूता था। अगर ये भालू या भेड़िए का हमला होता तो वो सबसे पहले खाने पर झपटते, लेकिन यहाँ महंगे स्टेक्स और चॉकलेट्स बर्फ में पड़े थे। हमलावर को इस खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे किसी और तरह की भूख थी। मैं टेंट के मलबे के पास गया। मुझे वहाँ एक वीडियो कैमरा मिला। उसकी बैटरी डेड थी, लेकिन मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई दिया। एक पेड़ के तने से कुछ बंधा हुआ था। मैं पास गया। वो उन लड़कों में से एक था। उसका नाम उसकी जैकेट पर लिखा था, माइक। माइक पेड़ से बंधा हुआ नहीं था, वो पेड़ के अंदर धंसा हुआ था। उसका शरीर पेड़ की शाखाओं के बीच ऐसे फंसाया गया था जैसे कोई कलाकृति हो। उसकी हड्डियां अजीब एंगल्स पर टूटी हुई थी। उसका सीना पूरी तरह से खुला हुआ था। उसका दिल, उसके फेफड़े सब गायब थे। लेकिन सबसे भयानक उसका चेहरा था। उसकी आंखें खुली थी और उसके होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी, एक जमी हुई पागलपन से भरी हुई मुस्कान। मैंने उल्टी रोकने की कोशिश की। मैंने रेडियो निकाला। बेस कैंप, ये विक्रम है। मुझे एक शव मिला है। स्थिति बहुत खराब है। मुझे जल्दी से बैकअप चाहिए। रेडियो से सिर्फ स्टैटिक आई। बेस, डू यू कॉपी? और फिर रेडियो के शोर के बीच से एक आवाज आई, विक्रम। मैं जम गया। विक्रम, तुम देर से आए। आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन ये बेस स्टेशन की आवाज नहीं थी। एक फुसफुसाहट थी जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर चल रही थी। और वो आवाज वो माइक की आवाज जैसी लग रही थी। वो लड़का जो मेरे सामने मरा पड़ा था। कौन है ये चैनल इमरजेंसी के लिए है, मैं चिल्लाया। रेडियो पर एक हंसी गूंजी, सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी। भूख बहुत तेज है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। सूरज डूब रहा था, तापमान तेजी से गिर रहा था, तूफान आने वाला था। मुझे पता था कि मैं अंधेरे में वापस नहीं जा सकता। मुझे यहीं इस नर्क में रात बितानी होगी। मैंने कैंप साइट से थोड़ी दूर एक चट्टान की ओर के नीचे अपना शेल्टर बनाया। मैंने आग जलाई। आग ही मेरी एकमात्र दोस्त थी। रात के 8 बजे तूफान ने हमला किया। हवा की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा थी। विजिबिलिटी 0 हो गई। मैं आग के पास बैठा अपनी राइफल साफ कर रहा था। तभी हवा के शोर के बीच से मुझे आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है, हेल्प। ये एक लड़की की आवाज थी। मैं खड़ा हो गया। हेलो, मैं यहाँ हूँ, आग की तरफ आओ प्लीज। मेरा पैर टूट गया है, मैं चल नहीं सकती। आवाज मेरी बाई तरफ से आ रही थी, जंगल के अंधेरे से। मैं अपनी टॉर्च और राइफल लेकर उस दिशा में बढ़ा। बस वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं 20 कदम चला। हेल्प प्लीज। अब आवाज मेरी दाईं तरफ से आ रही थी। मैं रुका। क्या? अभी 1 सेकंड पहले वो बाईं तरफ थी। वो इतनी जल्दी कैसे दाईं तरफ पहुंच गई? विक्रम, मुझे ठंड लग रही है। अब आवाज मेरे पीछे से आ रही थी, बिल्कुल मेरे कानों के पास से। मैं एक झटके से मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ और गिरती हुई बर्फ मेरे चारों ओर थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई इंसान नहीं था। कोई घायल लड़की इतनी तेजी से चारों दिशाओं में घूम नहीं सकती। तुम जो भी हो, बाहर आ जाओ, मैंने हवा में चेतावनी दी। तभी जंगल की चारों तरफ से आवाजें आने लगी। हेल्प मी। विक्रम, यहाँ आओ। मेरे बॉस की आवाज। पापा, मुझे डर लग रहा है। मेरी अपनी बेटी की आवाज जो मेरे घर पर सुरक्षित थी। वो चीज मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी। वो आवाजों की नकल कर रही थी। मैं समझ गया कि मैं किसका सामना कर रहा हूँ। किताबों में इसे विंडिगो कहते हैं। पुराने लोगों का कहना है कि वो आत्मा है जो अकेलेपन और ठंड में रहती है।
ये भूख का एक अवतार है। मैं पीछे हटते हुए आग के पास वापस आ गया। मैंने आग में और लकड़ी डाली, लपटें ऊंची उठी। विंडिगो आग से नफरत करता है। मैं पूरी रात आग को घूरता रहा। जंगल के अंधेरे में मुझे दो चमकते हुए बिंदु दिखाई दे रहे थे। वो आंखें थी, वो जमीन से करीब 8 फीट ऊपर थी। वो चीज मुझे घेरे हुए थी। वो बस आग बुझने का इंतजार कर रही थी। रात के 3 बजे तूफान अपने चरम पर था। मेरी लकड़ी खत्म हो रही थी। आग अब बस अंगारों का ढेर रह गई थी। ठंड मेरे कपड़ों के अंदर घुस रही थी और मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। तभी वो चीज रोशनी के घेरे में आई। मैंने अपनी जिंदगी में कई भालू और भेड़िए देखे हैं, लेकिन ये नेचर की गलती थी। वो कम से कम 9 फीट लंबा था। उसका शरीर इतना पतला था कि ऐसे लग रहा था जैसे रीढ़ की हड्डी पेट से बाहर निकल आएगी। उसकी त्वचा का रंग राख के जैसा ग्रे था और वो उसकी हड्डियों पर इतनी कसकर चिपकी थी कि वह फटने ही वाली थी। उसके सिर पर एक एल्क के सींग थे, लेकिन वो सींग हड्डियों के नहीं, बर्फ और जमे हुए खून के बने लग रहे थे। उसका चेहरा, उसके होंठ नहीं थे। उसने अपनी भूख की वजह से अपने ही होंठ चबा लिए थे। उसके पीले नुकीले दांत हमेशा दिख रहे थे। उसकी सांसों से भाप नहीं निकल रही थी। उसकी सांसों से सड़ने की बदबू आ रही थी। वो आग के दूसरी तरफ खड़ा था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, वो सफेद चमकते हुए गड्ढे थे। उसने अपना मुंह खोला। विक्रम, लकड़ी खत्म हो गई, उसने मेरी आवाज में बोला। मेरी ही आवाज में। मैंने अपनी राइफल उठाई और उस पर फायर किया। गोली उसके सीने में लगी। धूल जैसा कुछ उड़ा, लेकिन खून नहीं निकला। वो पीछे नहीं हटा, वो बस इस पर हंसा। गोली मांस को खराब कर देती है। वो आगे बढ़ा। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था। मेरी जेब में फ्लेयर गन थी और मेरे पास एक बोतल विस्की थी जो मैं ठंड के लिए रखता था। मैंने विस्की की बोतल खोली और अपने मुंह में भर ली। वो राक्षस मेरे ऊपर झुक गया। उसका सड़ा हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने लाइटर जलाया और विस्की का कुरला आग के ऊपर कर दिया। वुश! आग का एक विशाल गोला बना और सीधे उसके चेहरे पर लगा। वो चिल्लाया। ये आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने जैसे हो गए। जंगल की बर्फ पेड़ों से गिर गई। उसकी सूखी पुरानी त्वचा ने तुरंत आग पकड़ ली। वो पीछे हटा, अपने जलते हुए चेहरे को नोचते हुए। वो दर्द में पागल होकर जंगल में इधर उधर भागने लगा। मैंने मौका देखा। मैंने अपना सामान वहीं छोड़ा और केवल अपनी राइफल और टॉर्च लेकर उसी दिशा में भागा। मैं बर्फ में दौड़ता रहा। मेरे फेफड़े जल रहे थे। मेरे पैर पत्थर जैसे भारी हो गए थे, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं रुका तो मैं मर जाऊंगा। मेरे पीछे से उसकी चीखें आ रही थी, लेकिन अब वो चीखें बदल रही थी। कभी वो माइक की आवाज में चिल्लाता, कभी उस लड़के की, कभी मेरी। वो अपनी चुराई हुई हर आवाज के साथ चल रहा था। सुबह के 5 बजे तक मैं दौड़ता रहा। जब सूरज की पहली किरण निकली तो मैं हाईवे के पास पहुंच गया था। एक स्नो प्लो ट्रक ने मुझे देखा और वहां पर रुका। ड्राइवर ने मुझे ट्रक के अंदर खींच लिया। हे भगवान, तुम्हारी हालत देखो, उसने कहा। क्या कोई भालू था? मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस हीटर के सामने बैठकर कांपता रहा। रेस्क्यू टीम को बाद में बाकी 3 लोगों के शव मिले। वो अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा कि उनकी मौत हाइपोथर्मिया और वाइल्ड एनिमल अटैक से हुई। जानवर शायद कोई पागल भालू था। उन्होंने उस केस को बंद कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच क्या है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब मैं शहर में रहता हूँ जहाँ स्ट्रीट लाइट्स कभी बंद नहीं होती। मैं अपने कमरे का तापमान हमेशा 25 डिग्री रखता हूँ, लेकिन विंडिगो का श्राप उसे काटना जरूरी नहीं है। उस रात जब मैं भाग रहा था,
मुझे याद है कि हवा में एक अजीब सा स्वाद था, राख का स्वाद। और अब मुझे एक प्रॉब्लम होने लगी है। मुझे हमेशा भूख लगती रहती है। मैं कितना भी खा लूं, मेरा पेट नहीं भरता। बर्गर, पिज्ज़ा सब मुझे मिट्टी जैसे बेस्वाद लगते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जब मैं सब्जी काट रहा था तो मेरी उंगली कट गई। खून की एक बूंद निकली। मैंने उसे अपनी जीभ पर रखा और मेरे पूरे शरीर में एक करंट दौड़ गया। वो स्वाद, वो दुनिया का सबसे मीठा, सबसे बेहतरीन स्वाद था। मुझे लगा जैसे मुझे पहली बार असली खाना मिला हो। मुझे डर है, मुझे डर उस राक्षस से नहीं जो जंगल में था। मुझे डर इस बात का है कि उसने मुझे मारा नहीं, शायद उसने मुझे इन्फेक्ट कर दिया। विंडिगो सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक भूख है, एक वायरस है जो आत्मा में फैलता है। अब सर्दियां फिर आ रही हैं और जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे शहर की रोशनी के बीच एक लंबा सींग वाला साया दिखाई देता है। वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि मैं कब बदलूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा पड़ोसी वो बहुत स्वादिष्ट दिखता है। शायद मुझे वापस जंगल में जाना चाहिए, जहाँ कोई मुझे देख ना सके, जहाँ मैं खुल के खा सकूं। द एकोज ऑफ द सिल्वर पीक। इतिहास किताबों में लिखा जाता है, लेकिन कुछ इतिहास ऐसा होता है जो किताबों में नहीं बल्कि खामोशी में लिखा जाता है। और खामोशी कभी खाली नहीं होती। मेरा नाम रोहन है। मैं एक अर्बन एक्सप्लोरर और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ। मेरा जुनून उन जगहों को कैद करना है जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। वीरान स्कूल, पुराने अस्पताल और गोस्ट टाउन्स। इसी जुनून ने मुझे कनाडा के यूकान टेरिटरी के सुदूर उत्तर में स्थित सिल्वर पीक तक पहुंचाया। सिल्वर पीक 1920 के दशक में एक समृद्ध माइनिंग टाउन था। हजारों लोग वहां सोना ढूंढने गए थे, लेकिन 1925 की सर्दियों में पूरा शहर रातों रात खाली हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सामूहिक कब्र नहीं, बस खाली घर। मुझे वहां छोड़ने के लिए मैंने एक बुश पायलट डेव को हायर किया था। तुम्हें यकीन है तुम यहाँ 3 दिन रहना चाहते हो? डेव ने सेंसस प्लेन को एक जमी हुई झील पर उतारते हुए पूछा। ये जगह ठीक नहीं लगती, यहाँ हवा भी नहीं चल रही। मैं ठीक हूँ डेव, बस 3 दिन। मेरे पास सैटेलाइट फ़ोन है, मैंने अपना गियर उतारते हुए कहा। डेव ने सिर हिलाया। ध्यान रखना, यहाँ ठंड इंसान को मार देती है, लेकिन अकेलापन वो इंसान को खा जाता है। प्लेन उड़ गया। उसकी आवाज़ दूर होती गई और अंत सन्नाटे में घुल गई। अब मैं अकेला था। सिल्वर पीक एक टाइम कैप्सूल जैसा था। लकड़ी के घर अभी भी खड़े थे, हालांकि बर्फ और हवा ने उन्हें काला कर दिया था। एक जनरल स्टोर, एक छोटा सा क्लिनिक, एक चर्च जिसका क्रॉस टेढ़ा हो चुका था। मैंने अपना बेस टाउन हॉल में बनाया, जो एक खूबसूरत इमारत थी। दिन भर मैंने तस्वीरें खींची। नज़ारा अद्भुत और डरावना दोनों था। घर के अंदर खाने की मेजें सजी हुई थी। प्लेट्स, चमचे, गिलास सब कुछ वैसे ही था जैसे लोग खाना बीच में छोड़कर गायब हो गए हों। अलमारियों में कपड़े टंगे थे, बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे थे। लेकिन एक चीज काफी अजीब थी। पूरे शहर में एक भी मिरर नहीं था। हर घर में आईने के फ्रेम खाली थे, या तो आईने हटा दिए गए थे या तोड़ दिए गए थे। कांच का एक टुकड़ा भी बचा नहीं था। वो अपना चेहरा नहीं देखना चाहते होंगे शायद, मैंने सोचा। लेकिन क्यों? शाम होते होते तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। मैंने टाउन हॉल के पुराने फायरप्लेस में आग जलाई। रात के 10 बजे मैं अपने स्लीपिंग बैग में लेटा था जब मुझे आवाज सुनाई दी। घंटी की आवाज। ये चर्च की घंटी थी। चर्च यहाँ से करीब 500 मीटर दूर था और मैं दिन में देख चुका था कि घंटी की रस्सी टूट चुकी थी। हवा होगी शायद, मैंने खुद को तसल्ली दी। हालांकि बाहर
हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर आवाजें आने लगी। बातचीत की आवाजें, संगीत, हंसी की आवाजें। ऐसे लग रहा था जैसे बाहर शहर में कोई त्योहार चल रहा हो। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। सड़क पूरी तरह से खाली थी, बर्फ की चादर बिछी थी, कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन आवाजें वो बिल्कुल साफ थी। एक भीड़ का शोर। रोहन! उस भीड़ के शोर के बीच से एक आवाज अलग से आई। वो मेरे कान के बिल्कुल पास थी, खिड़की के कांच के दूसरी तरफ। रोहन, हमें ठंड लग रही है यार। मैं पीछे हटा। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की पर मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन कांच पर भाप जमी हुई थी, बाहर की तरफ से, जैसे किसी ने अभी अभी बाहर सांस ली हो। अगली सुबह मैंने उस आवाज को अपने दिमाग का वहम मान लिया। आइसोलेशन हेलुसिनेशन, मैंने डायरी में लिखा। मैंने टाउन के क्लिनिक की जांच करने का फैसला किया। शायद वहां कोई सुराग मिले कि लोग कहाँ गए थे। क्लिनिक धूल और दवाइयों की पुरानी बोतलों से भरा था। डॉक्टर की मेज पर मुझे एक रजिस्टर मिला। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। आखिर के पन्ने वो सबसे भयानक थे। 15 जनवरी 1925। तूफान को आए 2 महीने हो गए हैं। सप्लाईज खत्म हो गई हैं। कोई शिकार नहीं मिल रहा। जानवर गायब हो गए हैं। लोग भूख से पागल हो रहे हैं। 20 जनवरी 1925 पहला मामला सामने आया। माइनर जो ने अपने मरे हुए कुत्ते को खा लिया। अब उसे बुखार है। वो चिल्ला रहा है कि उसे चलने जैसा महसूस हो रहा है। 2 फरवरी 1925 ये फैल रहा है। भूख, ये सिर्फ पेट की भूख नहीं है, वो बदल रहे हैं। उनकी त्वचा खिंच रही है। उनके दांत, हे भगवान, उनके दांत नुकीले हो रहे हैं। हमने उन्हें माइन में बंद कर दिया है, लेकिन वो रात को चिल्लाते हैं और अब हम भी भूखे हैं। आखिरी एंट्री, हमने दरवाजे खोल दिए। हम उनका सामना नहीं कर सकते, और सच कहूं तो वो सही कर रहे हैं। मांस ही एकमात्र उपाय है। मैं अब लिखने में असमर्थ हूँ। मेरी उंगलियां लंबी हो गई हैं। रजिस्टर मेरे हाथ से गिर गया। ये लोग कहीं नहीं गए थे, वो यहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को खा लिया था, और जो बच गए थे वो इंसान नहीं रहे थे, वो एक विंडिगो बन चुके थे। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई। क्रंच, बर्फ पर भारी कदमों की आवाज। मैं क्लिनिक के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। सामने सड़क के बीचों बीच एक फिगर खड़ी थी, दिन के उजाले में भी। उसे देखकर मेरा खून जम गया। वो करीब 8 फीट लंबा था। उसने 1920 के दशक के कटे फटे कपड़े पहने हुए थे। एक पुराना सूट जो अब चिथड़े बन चुका था। उसकी त्वचा पारदर्शी थी, जिसके नीचे काली नसें और धड़कते हुए अंग दिख रहे थे। उसका सिर, वो आधा इंसान और आधा जानवर था। उसका जबड़ा इतना चौड़ा था कि वो उसकी छाती को छू रहा था, और उसके सिर से हड्डियों के सींग निकल रहे थे, जो उसकी खुद की खोपड़ी को फाड़कर बाहर आए थे। वो मुझे नहीं देख रहा था, वो टाउन हॉल की तरफ देख रहा था, जहां मेरा गियर रखा था। वो हवा को सूंघ रहा था। अचानक उसकी गर्दन मेरी तरफ मुड़ी, कड़क, हड्डियां टूटने की आवाज के साथ। उसकी आंखें नहीं थी, बस सफेद दूधिया गड्ढे थे। उसने अपना मुंह खोला। डॉक्टर, दर्द हो रहा है। उसने उसी डॉक्टर की आवाज में बोला जिसका रजिस्टर मैंने अभी पढ़ा था। मैं चर्च की तरफ भागा। वो सबसे नजदीकी इमारत थी। मेरे पीछे बर्फ पर दौड़ने की आवाज आई। वो 2 पैर नहीं बल्कि 4 पैरों पर दौड़ रहा था, एक मकड़ी के जैसे। मैं चर्च के भारी लकड़ी के दरवाजे के अंदर घुसा और उसे अंदर बंद कर दिया। मैंने एक भारी बेंच को दरवाजे के आगे सरका दिया। भैम, दरवाजा हिल गया। रोहन, खोलो, मैं डेव हूँ, प्लेन आ गया है। अब वो मेरे पायलट डेव की आवाज निकाल रहा था, बिल्कुल सटीक। झूठ, मैं चिल्लाया। डेव कल आने वाला है।
बाहर से एक हंसी आई। डेव को स्वाद पसंद नहीं आया, बहुत कड़वा था। क्या उसने डेव को मार दिया था? क्या मेरा वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था? मैं चर्च के अंदर फंसा हुआ था। सूरज डूब रहा था। रात होते ही उसकी ताकत बढ़ जाएगी। मैंने चर्च को ध्यान से देखा। एल्टर के पास फर्श पर एक दरवाजा था। मैंने उसे खोला। नीचे एक बेसमेंट था। मैं नीचे उतरा। टॉर्च की रोशनी में मैंने जो देखा उसने मेरी सांसें रोक दी। ये एक बेसमेंट नहीं था, ये एक लाडर था, एक गोदाम। वहां हड्डियों के ढेर लगे थे, हजारों हड्डियां। और वो जानवरों की नहीं थे, वो इंसानों की थे। उन पर दांतों के निशान थे। वो फिंडिको का घोंसला था। मैं सीधा शेर के मांग में घुस गया था। तभी ऊपर चर्च के मुख्य हॉल में कांच टूटने की आवाज आई। वो खिड़की तोड़कर अंदर आ गया था। मैं बेसमेंट के सबसे गहरे कोने में दुबक गया, पुरानी बोरियों के पीछे। मैं उसके पंजे की आवाज सुन सकता था। क्लिक क्लिक क्लिक। लकड़ी के फर्श पर वो सूंघ रहा था। मुझे तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है रोहन। धड़क 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 धड़क। वो ट्रैपडोर के पास आया। उसने नीचे झांका। उसकी लार नीचे टपकी। वो तेजाब की जैसी थी। वो नीचे उतरा। सीढ़ियां उसके वजन से टूट रही थी। मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार था, मेरी फ्लेयर गन। मैंने इसे अपनी जैकेट में रखा था। वो नीचे आया। बेसमेंट छोटा था। अब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उसकी सड़ी हुई मांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। वो मुस्कुराया। उसके सैकड़ों नुकीले दांत चमक रहे थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया। माफ करना दोस्त, मैंने कहा और फ्लेयर गन उसके मुंह के अंदर तान दी। मैंने ट्रिगर दबाया। एक चमकदार लाल फ्लेयर का गोला सीधे उसके गले के अंदर गया। वो चौंक गया। फास्फोरस हवा के संपर्क में आते ही भयानक गर्मी पैदा करती है। वो उसके अंदर से चलने लगा। वो चिल्लाया। ये आवाज इतनी तेज थी कि चर्च की नींव हिल गई। उसका शरीर अंदर से चमकने लगा जैसे कोई लाल लालटेन हो। उसकी ट्रांसपेरेंट स्किन के नीचे आग फैल रही थी। वो पीछे हटा तड़पते हुए। उसने लकड़ी के खंभों को तोड़ दिया। पूरे चर्च में आग लग गई। पुरानी सूखी हुई लकड़ी ने तुरंत आग पकड़ ली। मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा, उसे जलते हुए राक्षस के बगल से निकलते हुए। उसकी गर्मी ने मेरे बाल झुलसा दिए। मैं चर्च से बाहर बर्फ में कूद गया। मेरे पीछे पूरा चर्च आग की लपेट में घिर गया था और उन लपटों के बीच से वो राक्षस आसमान की तरफ चीख रहा था। मैं टाउन हॉल की तरफ भागा। मैंने अपना सैटेलाइट फोन उठाया। मेडे मेडे, दिस इज रोहन एट सिल्वर पीक, इमीडिएट एक्सट्रैक्शन नीडेड। किस्मत से सिग्नल मिल गया। डेव की आवाज आई। रोहन क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? डेव तुम जिंदा हो? हाँ भाई, मैं बेस पर हूँ। मौसम खराब है लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर लग रहा है तुम मुसीबत में हो। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। वो राक्षस झूठ बोल रहा था। उसने डेव को मारा नहीं था, वो सिर्फ मुझे तोड़ना चाहता था। डेव 2 घंटे बाद आया। चर्च अभी भी जल रहा था। मैंने उसे बताया कि मैंने गलती से आग जला दी थी। मैंने राक्षस का जिक्र नहीं किया, वो मुझे पागल समझता। हम वापस शहर आ गए। मैं अब सुरक्षित हूँ। मैंने वो जगह छोड़ दी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कल मैंने अपनी तस्वीर डेवलप की। मैंने वो तस्वीर देखी जो मैंने पहले दिन ली थी। टाउन हॉल की तस्वीरें, खाली सड़कों की तस्वीरें। लेकिन जब मैंने तस्वीर को जूम किया, मेरा दिल रुक गया। एक फोटो में मैं एक खाली घर की लिविंग रूम की तस्वीर ले रहा हूँ। पीछे एक खिड़की है। खिड़की के बाहर वो खड़ा है। वो मुझे देख रहा है। अगली फोटो में मैं क्लिनिक के सामने हूँ। क्लिनिक की छत पर वो बैठा है। वो हर जगह था। मेरे आने के पहले मिनट से वो छिपा नहीं था, वो मेरे साथ खेल रहा था। लेकिन आखिरी फोटो वो सबसे डरावनी है।
ये फोटो मैंने प्लेन से ली थी जब हम वापस उड़ रहे थे। जलते हुए चर्च के फोटो, आग और धुएं के बीच चर्च के मलबे में वो खड़ा था। वो जल नहीं रहा था, वो ऊपर देख रहा था प्लेन की तरफ। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ था और वेव कर रहा था, लेकिन वो मुझे पाए नहीं कर रहा था। वो इशारा कर रहा था कि हम फिर से मिलेंगे। और अब मेरे अपार्टमेंट में बहुत ठंड रहती है और कल रात मेरे आईने में मुझे अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, लेकिन रिफ्लेक्शन ने पलकें नहीं झपकाई और मेरी रिफ्लेक्शन के पीछे एक लंबा सींग वाला साया खड़ा था। उसने सिल्वर पीक छोड़ा नहीं है, वो मेरे साथ आया है, मेरी यादों में, मेरी तस्वीरों में। और अब मुझे भूख लग रही है, बर्फ की और खून की भूख। व्हीसल इन द ब्लैकवुड रिज। एपलांचियन माउंटेन में एक पुरानी कहावत है, अगर तुम रात में जंगल में सीटी बजाओगे तो जंगल तुम्हें वापस सीटी सुनाएगा, और अगर तुमने जवाब दिया तो जंगल का हिस्सा बन जाओगे। मेरा नाम एलियस है, मैं एक मिस्ट्री नॉवेलिस्ट हूँ। मुझे अपनी नई किताब की डेडलाइन पूरी करनी थी, इसीलिए मैंने ओरेगोनो के घने जंगलों में सभ्यता से मीलों दूर एक ए फ्रेम कैबिन किराए पर लिया। जगह एकदम सही थी, चारों तरफ सिर्फ विशालकाय डगलस फर के पेड़, धुंध और शांति थी। नजदीकी शहर ओकविल यहाँ से 20 मील नीचे था। शुरुआती कुछ दिन शानदार बीते, लेकिन चौथी रात जंगल का मिजाज बदल गया। रात के 11:15 बजे थे, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं किचन में खड़ा होकर केतली का इंतजार कर रहा था। आदत के मुताबिक मैं एक धुन गुनगुना रहा था, बचपन का एक पुराना गाया। अचानक मैं रुका, लेकिन सीटी नहीं रुकी। कैबिन की खिड़की के ठीक बाहर से अंधेरे में से वही धुन वापस आई। मेरे हाथ फ्रीज हो गए। केतली की सीटी बजने लगी, लेकिन मैंने उसे गैस से हटाया नहीं। मेरा पूरा ध्यान बाहर की उस आवाज पर था। ये गूंज नहीं थी, गूंज तुरंत आती है। ये आवाज मेरे रुकने के पूरे 3 सेकंड बाद आई थी, और ये गहरी थी। इसमें एक गीलापन था, जैसे सीटी बजाने वाले के गले में पानी भरा हो। शायद कोई हाइकर होगा, मैंने अपने मन में सोचा। हालांकि इस तूफान में कोई हाइकर यहाँ क्या ही करेगा। मैंने खिड़की का ब्लाइंड्स थोड़ा सा उठाया और बाहर झांका। बाहर फ्लडलाइट चल रही थी, जो बारिश को चीरते हुए कुछ गज तक देख पा रही थी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ पेड़ हिल रहे थे। इज एनीवन देयर? मैंने जोर से पूछा। सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज आई। मैं वापस मुड़ा। एलियस, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मैंने खुद से कहा। यह हवा की आवाज होगी। मैंने फिर से सीटी बजाई, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। एक जटिल धुन। पूरी तरह से सन्नाटा रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर जंगल की गहराई से जवाब आया। मेरा खून ठंडा पड़ गया। आवाज खिड़की के ठीक पास से नहीं, बल्कि पेड़ों के बीच से आई थी, और इस बार आवाज के साथ एक हंसी भी मिली हुई थी, एक दबी हुई अमानवीय हंसी। मैंने तुरंत किचन की लाइट्स बंद कर दी। अंधेरे कमरे से बाहर देखना आसान होता है। मैं खिड़की के नीचे दुबक गया और बाहर स्कैन करने लगा। तभी मुझे वो दिखा। फ्लैशलाइट की रोशनी की सीमा पर 2 बड़े पेड़ों के बीच एक सफेद तना खड़ा था, लेकिन यहाँ बर्च नहीं उगते। वो चीज हिली। ये तना नहीं था, ये एक पैर था, एक बेहद पतला, लंबा और चौक जैसा सफेद पैर। मेरी नजरें ऊपर उठी। वो चीज 2 पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी ऊंचाई कम से कम 9 फीट रही होगी। उसका शरीर कुपोषित लग रहा था। पसलियां त्वचा से बाहर झांक रही थी। उसके हाथ घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे, और उंगलियां टहनियों जैसी लंबी थी। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ चिकनी पीली त्वचा थी।
ना आंखें ना नाक, सिर्फ एक मुंह था, एक छोटा गोल मुंह जो एक लैम्फ्रे मछली जैसा था। वो हिला नहीं, वो बस उन बिना आंखों वाले चेहरे से कैबिन को देख रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं आवाज नहीं करूंगा तो वो वहां से चला जाएगा, लेकिन तभी मेरा सेल फोन बज उठा। मैंने अपनी जेब टटोली, मेरा फोन मेरी जेब में था और वो साइलेंट मोड पर था। तो ये आवाज कहाँ से आ रही थी? आवाज बाहर से आ रही थी। वो चीज रिंगटोन की नकल कर रही थी, एकदम सटीक डिजिटल आवाज। फिर वो मेरे पोर्च की तरफ बढ़ने लगा। उसके चलने का तरीका, उसके घुटने पीछे की तरफ मुड़ रहे थे जैसे किसी टिड्डे के होते हैं। वो लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ा, वो मेरे मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर आ गया। मैं बेडरूम की तरफ रेंगता हुआ भागा और दरवाजा लॉक कर दिया। मैंने अपनी हंटिंग नाइफ उठा ली। दरवाजे का हैंडल धीरे से नीचे हुआ। लॉक होने की वजह से वो नहीं खुला। फिर दरवाजे के नीचे की दरार से एक आवाज आई, एलियस हनी, ओपन द डोर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। ये मेरी माँ की आवाज थी, मार्था, जो 5 साल पहले कैंसर से मर चुकी थी। एलियस, बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। आवाज में वही दर्द, वही ममता थी। मेरा दिमाग चीख रहा था कि ये मेरी माँ है, लेकिन लॉजिक जानता था कि किसी तरह से पॉसिबल नहीं। चली जाओ, तुम वो नहीं हो, मैं चिल्लाया। आवाज तुरंत बदल गई। वो आवाज मेरी थी। हेल्प मी, मेरी मदद करो, क्या कोई है? दरवाजा खोलो। वो मेरी ही आवाज में भीख मांग रहा था और फिर उसने सीटी बजाना शुरू किया, वही धुन। लेकिन वो अब तेज हो गई थी, गुस्से वाली, और उसके साथ दरवाजे पर भारी धक्के लगने लगे। पूरा कैबिन हिल गया, धूल नीचे गिरने लगी। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं बाथरूम में भागा और बाथटब में लेट गया। मैंने शावर कर्टन्स खींच लिए। पूरी रात वो कैबिन के चारों तरफ घूमता रहा, खिड़कियों पर अपने लंबे नाखून रगड़ता रहा। वो छत पर चढ़ा, मैं उसके पंजे की आवाज सुन सकता था। वो हर उस आवाज की नकल कर रहा था जिससे मैं बाहर आ सकूं। पुलिस सायरन, रोते हुए बच्चे की आवाज, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की आवाज। सुबह के 4:30 बजे अचानक सब शांत हो गया। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आई, पक्षी गा रहे थे। सुबह हो गई, मैंने सोचा। मैं बाथटब से निकलने ही वाला था, मैं रुक गया। पक्षियों की आवाज वो एक लूप में थी। वो 3 नोट्स, वही अंतराल, बिल्कुल एक रिकॉर्डिंग की तरह। ये असली पक्षी नहीं थे, वो अभी भी बाहर था। वो सुबह की आवाज की नकल कर रहा था ताकि मुझे लगे कि अब मैं सुरक्षित हूँ और बाहर निकल सकूं। मैं नहीं निकला। मैं सुबह के 9 बजे तक बाथटब में कांपता रहा, जब तक असली धूप वेंटिलेशन से अंदर नहीं आ गई और मैंने दूर हाईवे पर ट्रक की आवाज नहीं सुनी। मैं हिम्मत करके बाहर निकला। कैबिन का मुख्य दरवाजा लगभग टूट चुका था। उस पर गहरे पंजों के निशान थे और दरवाजे के ठीक सामने कीचड़ में एक चीज रखी थी, एक मरा हुआ रकून। उसका पेट फाड़ा गया था और उसके पेट के अंदर मेरा कॉफी का मग ठूसा हुआ था। वो कैबिन के अंदर नहीं आया था, लेकिन उसने किचन की खिड़की तोड़कर मेरा मग निकाल लिया था। वो सिर्फ ये बताने के लिए कि वो मुझे छू सकता था। मैं अपनी कार में कूदा और वहां से भाग निकला। मैंने अपना लैपटॉप, अपने कपड़े, सब कुछ छोड़ दिया। मैं अब सिएटल में रहता हूँ, एक हाई राइजिंग अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल पर। यहाँ शहर का शोर है, पुलिस सायरन है, भीड़ है। मैं सोचता था कि मैं बच गया हूँ, लेकिन कल रात मैं अपनी बालकनी पर खड़ा था, नीचे शहर की रोशनी देख रहा था। अचानक नीचे सड़क से मुझे एक सीटी की आवाज सुनाई दी, वही धुन। ट्रैफिक के शोर के बावजूद वो आवाज बिल्कुल साफ थी। वो ऊपर आ रही थी। मैंने नीचे देखा। स्ट्रीट लाइट के नीचे भीड़ के बीच एक लंबा
पीला आदमी खड़ा था। उसने एक बड़ा ओवरकोट पहना था, लेकिन उसके हाथ घुटनों तक लटक रहे थे। उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था, सीधा मेरी 20वीं मंजिल की बालकनी की तरफ। उसका कोई चेहरा नहीं था। जंगल ने मुझे छोड़ा नहीं है एलियस, उसने मेरा पीछा किया है। और अब मुझे पता है वो सिर्फ सीट ही नहीं बजाता, वो लिफ्ट का बटन दबाना सीख गया है। मुझे सीढ़ियों पर भारी अजीब कदमों की आवाज आ रही है और कोई हॉलवे में मेरी माँ की आवाज में गा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ अगली वीडियो में।